Afternoon, students. Today we are going to start with Ode to the West Wind by P.B. Shelley. कल हम लोग ने Ode to the West Wind के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको जैसे बताया था इट्स इन अ फॉर्म ऑफ एड्रेस। और ये एड्रेस जो पोइट है वो किसे कर रहा है? वेस्ट विंड को। वेस्ट विंड जो है उसकी क्या एक्टिविटीज़ रही अर्थ पे, वो किस तरह से क्या एक्टिविटीज़ करती है, कैसे वो पत्तियों को अपने साथ उड़ा के ले जाती है और उसे किन किन कंपैरिजंस के साथ, किन किन इमेजेस के साथ, किन किन पर्सोनिफिकेशंस के साथ उसने एड्रेस किया है। ये सारा हमने स्टार्टिंग के जो 2 कैंटोज़ हैं उसमें हमने कल रीड किया था। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर 3rd कैंटो एंड 3rd कैंटो में जो शेले है वो कह रहे हैं, दाउ हु डिडस्ट वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स द ब्लू मेडिटेरियन वेयर ही ले lulled by the coil of his crystalline streams। तो विद द वेरी लाइन्स हमें क्लियर है कि अब जो पोइट है वेस्ट विंड की एक्टिविटी को, हाउ द वेस्ट विंड इज़ ब्लोइंग एंड हाउ इट इज़, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं जो सी में, मेडिटेरियन सी में उसकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं या उसका क्या इन्फ्लुएंस है, उस बारे में वो बात कर रहा है। ओके, To begin this canto, the speaker describes the wind as having woken up the Mediterranean Sea. पोएम की स्टार्टिंग, इस कैंटो की जो स्टार्टिंग है उसमें पोइट बता रहा है कि किस तरह से जब ये तेज़ हवा चलती है, वाइल्ड वेस्ट विंड, कल उसने कहा है ना, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ओ हियर, इस बारे में बार बार वो ओ हियर, यानी उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। और वो क्योंकि बहुत ही माइटी है और वो अपने आप को बहुत छोटा समझ रहा है अपने आप उसके सामने, एंड देन ही वांट्स टू गेट अटेंशन फ्रॉम द वेस्ट विंड। दैट्स वाई वो वेस्ट विंड को बार बार आवाज़ देकर बुला रहा है कि तुम मेरी हेल्प करो, मेरे थॉट्स को स्कैटर करो, जिस तरह से तुम फॉलन लीव्स को स्कैटर करती हो, उनके विंट्री डेथ बेड में पहुंचाती हो, फिर उनको एक नया जीवन देती हो, और फिर वो स्प्रिंग टाइम में उसकी जो एज़्योर सिस्टर है उसकी हेल्प से वो स्प्रिंग आउट होते हैं, है ना, लाइक दैट। तो नाउ ही इज़ सेइंग कि जब वो मेडिटेरियन सी में, जब वेस्ट विंड के इफ़ेक्ट को या उसके इन्फ्लुएंस को या उसके चलने को कैसे महसूस करता है, वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मेडिटेरियन सी को वेस्ट विंड ने उसकी नींद से जगा दिया हो, उठा दिया हो, है ना। वो सो रहा है मेडिटेरियन सी और उसको उसने जगा दिया है। और जागते हुए, सोते हुए वो क्या देख रहा है? समर ड्रीम्स वेयर ही ले लल्ड बाय द क्वाइल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स। जैसे कि वो ललिंग साउंड कहाँ से क्रिएट हो रहा है? उन क्रिस्टल स्ट्रीम्स जो आके छोटी छोटी पतली पतली स्ट्रीम्स, पानी के जो आपने देखे होंगे छोटे छोटे झरने होते हैं, वो आके समुद्र में गिरते हैं। तो वो जो समुद्र में आके गिरते हैं तो वो क्या करते हैं? दे आर क्रिएटिंग अ ललिंग साउंड। लल कहते हैं लोरी को, है ना। तो जिस तरह से हम माँ जो है लोरी देकर बच्चे को सुलाती है, उसी तरह से ये जो क्रिस्टल स्ट्रीम्स के वाटर जब सी में आके गिरता है ऊपर से, पहाड़ों से, तो ये ललिंग साउंड क्रिएट कर रहा है। ओके, तो यही बात जो है शेले इसके बारे में कह रहा है। एंड इट मेक्स द मेडिटेरियन सी वेक फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स, है ना। मेडिटेरियन सी जो है पूरी समर में पीसफुल रेस्ट करता रहता है, तो इसलिए यहाँ पर वो मेडिटेरियन सी को भी पर्सोनीफाई कर रहा है पोइट, और कह रहा है कि उस सी को जो कि अपने सपनों में खोई हुई थी, उसको समर विंड ने आके जगा दिया है। बिसाइड अ प्यूमाइस आइल इन बे एंड सॉ इन स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स
क्विवरिंग विद इन द वेव्स इंटेंसर डे। और ये जो वेस्ट विंड है ये जब बह रही है, चल रही है और इस मेडिटेरियन सी को जब इफ़ेक्ट कर रही है उसको, तो वो कहता है सिंपली इम्प्लाइज दैट द सी वॉज ड्रीमिंग ऑफ द ओल्ड डेज ऑफ पैलेसेस एंड टावर्स, है ना। उसकी ड्रीम में वो क्या देख रहा है, पुराने पैलेसेस, बड़े बड़े महल हैं, ऊंची ऊंची मीनारें हैं, टावर्स हैं, एंड क्विवरिंग विद इन द वेव्स इंटेंसर डे। और वो जो टावर्स और वो जो पैलेसेस हैं, दे आर क्विवरिंग एट द मेमोरी ऑफ एन इंटेंसर डे। वो जो उस दिन से जुड़ी हुई वो जो इंटेंस इमोशंस जुड़े हुए हैं उस दिन के, वो क्विवर कर रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ब्लोइंग विंड, है ना। उसके बहने से, हवा के चलने से जो मेडिटेरियन सी है उस पर ऐसा दिखाई देता है। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि वो जो समुद्र है उसके अंदर बहुत सारे टावर्स, बहुत सारे पैलेसेस के जो पैलेस और टावर्स की जो इमेजेस हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो ड्रीम ले रहा है ना। अपने समर ड्रीम में वो इन पैलेसेस को और इन टावर्स को देख रहा है, और दे आर क्विवरिंग बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द विंड। All overgrown with azure moss and flowers so sweet, the sense faints picturing them, thou for whose path the Atlantic's level powers। फिर वो सी की ड्रीम ही कंटिन्यू हो रही है सी की, एज बीइंग ऑफ स्लोअर डेज, धीरे धीरे से वो आगे बढ़ रही है। एवरीथिंग इज़ ओवरग्रोन, है ना। वो कहता है कि ये समुद्र है, इसका जो पानी है उस पर एज्योर मॉस और फ्लावर्स से वो ढक गया है, और उसकी जो स्मेल है वो बहुत ही स्वीट स्मेल है, बहुत ही फेंट्स। जब आप उसके बारे में आप तो इमेजिन कर रहे हो, आप तो पिक्चर कर रहे हो, और वो जो पिक्चर है वो इतना इंटॉक्सिकेटिंग है कि आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप यू आर गोइंग टू सून होता है बेहोश हो जाना। आप थोड़ी देर में फेंट हो जाओगे उस स्मेल से, उस पिक्चर से, वो सुंदर सुंदर फूल, उनकी सुंदर खुशबू जो हवा में फैल रही है। फॉर हुज पाथ द अटलांटिक्स लेवल पार्स, तो ओवरग्रोन विथ ब्लू मॉस एंड फ्लावर्स, एंड देन वो क्या हिंट कर रहा है, दैट समथिंग इज़ अबाउट टू चेंज। जब वो एटलांटिक की पावर के बारे में बात करता है तो वो कह रहा है कि कुछ बदलने वाला है। क्लीव themselves into chasm, while far below the sea blooms and oozy woods which wear the sapless foliage of the ocean know thy voice and suddenly grow grey with fear and tremble and despoil themselves, O here। अब वो कह रहा है कि ये जो वेस्ट विंड है ये इतनी पावरफुल है that it can bring turmoil in the Mediterranean Sea itself, है ना। इतना बड़ा जो मेडिटेरियन सी है उस समुद्र में भी हलचल पैदा हो गई है, क्विवरिंग हो गई है। और वो कहता है क्लीव themselves into chasm। क्लीव का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जब ये हवा चलती है तो समुद्र के अंदर 2 रास्ते, समुद्र में जो बीच का रास्ता बन जाता है, एंड उसमें आपको कई सारे कास्म्स। वो कह रहा है सी का जो रिएक्शन है, सी कैसे रिएक्ट कर रही है उस पावरफुल विंड का, कैसे सामना कर रही है। दैट जैसे ही स्ट्रॉन्ग विंड, ये हवा चलती है वेस्ट विंड जैसे ही आती है तो वो जो है बड़ा सा काज़न कहते हैं, जैसे एक बड़ा सा गैप, एक बड़ा सा रास्ता बन गया बीच में। एंड जैसे एक खड्डा या एक तहखाना टाइप बन जाता है ना, एक रास्ता सा आपको मिल जाता है, जैसे आप अंदर चले जाओ और फार बिलो अंदर तक आप उसमें जा सकते हो समुद्र के अंदर। ऐसे 2 रास्तों में वो जो विंड ने सी के पानी को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सी ब्लूम्स एंड ऊजी वुड्स, अंदर सी के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारी वेजिटेशन जो है ब्लूम कर रही है। और ऊजी वुड्स, नीचे कई सारा घना जंगल है, वुड्स हैं। ऊजी मतलब दे आर फुल ऑफ बहुत ही रसीले फल फूल आ रहे हैं उस पर। सैपलेस फॉलेज ऑफ द ओशन नो दाई वॉइस, वो जो सैपलेस फॉलेज है ओशन की, वो तुम्हारी आवाज़ को पहचानती है। जब ये क्लीव हुआ, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जब ये काज़्म क्रिएट हुआ और हवा का प्रवेश हो रहा है
समुद्र के अंदर, तो उसके अंदर की जो वेजिटेशन है वो ट्रैम्बल कर रही है, बिकॉज दे आर अवेयर, दे आर फेमिलियर विद द वॉइस ऑफ द वेस्ट विंड। और वो अचानक से सडनली ग्रो ग्रे विथ फियर, जैसे हम भूत को देख के बिल्कुल कहते हैं ना सफ़ेद पड़ गया वो उसका चेहरा डर के मारे, तो ऐसे ही वो उसके अंदर की जो वेजिटेशन है वो सब ट्रैम्बल कर रही है फियर से। एंड ट्रैम्बल एंड डिस्पॉयल देमसेल्व्स ओ हियर, और फिर से वो विंड को एड्रेस कर रहा है, ओ हियर, मेरी बात सुनो, पूरे रिस्पेक्ट के साथ वो उससे वर्शिप कर रहा है। वही सेम सिमिलर जैसे हमने कल पढ़ा था, जैसे हम गॉड की प्रेयर करते हैं ना, प्रभु जी मेरी बात सुनो, लाइक दैट। तो यहाँ पर भी वो ओ हियर ये वर्ड्स कंटिन्यूसली ओ का जो यूज़ कर रहा है, कैपिटल लेटर, तो सब रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके उस रिस्पेक्ट को, एज इफ़ ये कोई वेस्ट विंड जो है कोई माइटी ऑल माइटी गॉड है, वो वर्शिप कर रहा है। और नेचर जो है, प्लांटेशन जो है अंडरनीथ द सी, वो भी ट्रैम्बल कर रहा है, वो भी उसका वेलकम कर रहा है, उसे वर्शिप कर रहा है, उसकी प्रेजेंस से वो डर रहा है। एंड देन वी मूव टू कैंटो 4। इफ़ आई वर अ डेड लीफ दो माइटस बियर, इफ़ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, a wave to pan beneath thy power and sheer. Now, थर्ड कैंटो में हमने बात की कि किस तरह से वेस्ट विंड जो है इतनी पावरफुल है और उसकी स्ट्रेंथ के आगे मेडिटेरियन सी जो है वो भी अपनी ड्रीम्स, अपनी समर ड्रीम्स से जाग जाता है, और फिर बहुत सारे पैलेसेस और बहुत सारे टावर्स जो हैं क्वेक होते हुए, स्टर होते हुए उसके पानी में दिख रहे हैं, फिर वो काज़्म और क्रिएट हो जाता है। एंड अंदर की जो वुड फॉलेज ऊज़ कर रही है, वो सारी सब चीज़ें ट्रम्बल कर रही हैं और बिल्कुल डर के मारे बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई हैं, ग्रे विथ फेयर। तो इसलिए वो मेडिटेरियन सी के अंदर उसकी एक्टिविटी के बारे में बात करते हुए फिर वो लास्ट में कह रहा है कि जो पोइट ये सब बातें वो क्यों कह रहा है, क्योंकि वो कहता है कि जो प्लांट्स मेडिटेरियन सी के बॉटम में जो प्लांट्स हैं वो अवेयर हैं, उसकी आवाज़ को पहचानते हैं, इसीलिए तो वो कह रहे हैं दे ग्रो ग्रे विथ फियर। अब यहाँ पर एक पर्सनल लोड स्ट्राइक हो रहा है, यानी जो शैले है उसको अपनी अपनी कोई विशेषता, अपने करैक्टर की कोई खासियत जो है जिसके बारे में वो यहाँ शेयर करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो शायद उतना फास्ट, उतना फिरोशियस, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए वो उसको शायद ओवर पार नहीं कर सकता या उसको compete नहीं कर सकता। तो ही रिग्रेट्स दैट ही कैन नॉट फील द स्वीप ऑफ द वेस्ट विंड, एक लीफ, एक क्लाउड, एक वेव की तरह। क्योंकि अभी तक हमने जो 3 कैंटोज़ में पढ़ा तो वेस्ट विंड जो है किस तरह से लीव्स को अपने साथ उड़ा के ले जाती है, किस तरह से क्लाउड्स को शटर करके ब्लैक रेन ले आती है, और किस तरह से वेव्स को जब वो स्टर करती है किस तरह से काज़्म क्रिएट हो जाता है, किस तरह के अंदर की जो सैपलेस फॉइलेज है वो कैसे ट्रेम्बल करने लगती हैं। तो लाइक इन एक्टिविटीज़ के साथ में वो जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं विंड की, जो सारे उसके जो एडवेंचर्स वो देख रहा है, ऐसी ही एडवेंचरस लाइफ कभी वो भी लीड करता था, बट अब वो उससे compete नहीं कर पा रहा है क्योंकि अब उसके पास वो स्ट्रेंथ नहीं बची है। अपनी हेल्पलेसनेस को वो के बारे में वो बात कर रहा है। तो अपने बॉयहुड डेज़ में वो भी ऐसा ही था, तो इसलिए हियर ओ हियर मतलब वो भी वैसी ही स्ट्रेंथ चाहता है विंड से, इसलिए वो उसे संबोधित करके कह रहा है कि मेरी जो आइडियल्स हैं, जो मेरी ड्रीम्स हैं, उनको प्रिजर्व करने की मुझे भी शक्ति दो, मेरे अंदर भी वो स्पीड आ सके,
जो स्पीड वेस्ट विंड की है। बिकॉज ऑफ द एज की वजह से उसके अंदर एक बिटरनेस, एक डिसअपॉइंटमेंट्स आ गए हैं, उसके आइडियल्स जो हैं शैटर्ड हो गए हैं, वर्ल्डली कस्टम्स कन्वेंशंस ने उसको दबा दिया है ना। तो अदरवाइज ही वॉज ऑल्सो टेमलेस, स्विफ्ट, प्राउड लाइक द वेस्ट विंड। ठीक है। इफ़ आई वर अ डेड लीफ दाउ माइटेस्ट बियर, इसीलिए वो कहता है कि अगर मैं एक डेड लीफ होता तो तुम मुझे अपने साथ, तुम्हें इतनी माइट, इतना पावर है, अपनी पावर के साथ अपने, जैसे हवा को वो फॉलन लीव्स को ले गई थी फर्स्ट कैंटो में, तो मुझे अपने साथ बियर करती, यानी तुम अपने साथ मुझे उड़ाती। अगर मैं स्विफ्ट क्लाउड होता तो मैं तुम्हारे साथ उड़ता। अ वेव, समुद्र की लहरों की तरह मैं भी वेव्स की तरह, पैंट बीनीथ दाई पा, जैसे वो हाँफ रही थी, वो शेक कर रही थी उसकी फॉलेज अंदर जो वनस्पति थी, जिस तरह से डर से कांप रही थी, वैसे मैं भी तुम्हारे उस स्ट्रेंथ के नीचे, तुम्हारी स्ट्रेंथ से ओवरपावर होकर मैं भी शायद पैंट करने लगता। पैंट इज़ हाफना। पैंट का मतलब होता है हाफना, क्योंकि आप सामने वाला आपसे ज़्यादा पावरफुल है तो आप उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो आप हाफने लगते हो। तो वो कह रहा है ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज अब वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी विल पावर उतनी डोमिनेंट नहीं है, वो विंड की तरह उतना पावरफुल नहीं है। अब वो इसीलिए वो विंड की मर्सी चाह रहा है। ही थिंक्स दैट इट वुड बी लाइक अ विंड जो है उस पर वैसे ही मर्सी करे जैसे कि वो एक डेड लीफ पर या क्लाउड्स पे या वेव्स पे करती है, लाइक दैट। एंड he says the impulse of thy strength only less free thou than thou, ओ uncontrollable। देखिए यहाँ पर सेमीकोलन यूज़ किया उसने, तो विंड कैसी है? अनकंट्रोलेबल। ओ वर्ड जहाँ भी वो यूज़ कर रहा है, इट शोज़ ऑ एंड रिस्पेक्ट, फियर एंड रिस्पेक्ट शो हो रहा है उसका, पोइट का फियर, डर भी और रिस्पेक्ट भी है उसके मन में। तो ये कह रहा है कि वो जो तुम्हारी इम्पल्स है, तुम्हारी स्ट्रेंथ की जो इम्पल्स है, कभी वो भी ऐसी ही इम्पल्स, ऐसा ही स्ट्रेंथ, इतना ही इम्पल्सिव था, इतनी ही स्ट्रेंथ उसमें थी, है ना। ओनली लेस फ्री देन दाउ, लेकिन जितना फ्री मूवमेंट विंड का है उतना फ्री वो नहीं था, क्योंकि जगह जगह पे मैन हैज़ टू ओवरकम मैनी चेन्स, कई सारी चेन्स में बंधा हुआ है ना आदमी, ऐसे कहा जाता है। मनुष्य जो है उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी उसकी जगह जगह पर उसके ऑब्स्टेकल्स हैं उसकी लाइफ में, तो वो उतना फ्री नहीं था। देन दाओ, तुम्हारी तरह तो नहीं था। ओ अनकंट्रोलेबल, इवन इफ़ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड कुड बी, अगर मैं वो भी होता जो मैं अपनी बॉयहुड में था, यूनिवर्सिटी टाइम में जितना वो फेरोशियस था, जितना वो रेवोल्यूशनरी था, जितना वो जैसे एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग था, अगर वो स्ट्रेंथ उसको वापस से मिल जाए, तो वो अपनी वो चाइल्डहुड डेज़, बॉयहुड डेज़ की बात कर रहा है, अपने यूनिवर्सिटी के टाइम की बात कर रहा है, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। तो उसकी जो उस इम्पल्स, उस स्ट्रेंथ, उस अनकंट्रोलेबल क्वालिटी को वो डिज़ायर कर रहा है, जो कि विंड के पास है, राइट। द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग्स ओवर हेवन एज देन वेंट टू आउटस्ट्रिप दाई स्काई स्पीड, scarce seemed a vision I would never have striven। अब यहाँ पर वो ही इज़ वंडरिंग, सोच रहा है कि क्या विंड जो है वो हमेशा से ही ऐसी ही स्ट्रॉन्ग थी, क्या चाइल्डहुड डेज़ में भी विंड इतनी ही स्ट्रॉन्ग थी? बिकॉज चाइल्डहुड में तो हम अपने आप को, हम इतने स्ट्रॉन्ग थे, हम इतने इम्पल्सिव थे, हमारे पास टाइम नहीं था दूसरों के बारे में सोचने का, है ना, दूसरों के बारे में, दूसरों को हम कुछ समझते ही नहीं थे। ही वॉज सिंपली बिकम, और वेदर ही है सिंपली बिकम वीकर। आज मुझे ये बहुत ही अनकंट्रोलेबल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही है विंड, बट चाइल्डहुड डेज़ में, बॉयहुड डेज़ में तो ऐसा कुछ नहीं फील होता था। तो मे बी उसे लगता है सिंपली ही हैज़ बिकम वीकर, थिंक्स दैट व्हेन ही वॉज अ बॉय ही मे हैव बीन अबाउट टू आउटस्ट्रिप द स्पीड ऑफ द विंड, आउटस्ट्रिप द स्काई स्पीड। स्काई में जिस तेज़ी के साथ तुम बहती हो, चलती हो, तुम्हारी स्पीड को भी मैं आउटस्ट्रिप होता है किसी को हम हरा देते,
वो हमसे पिछड़ जाता, हम उससे आगे निकल जाते। तुम्हारी स्काई में चाहे तुम्हारी कितनी तेज़ स्पीड है, बट एट दैट टाइम मैं इतना पावरफुल था तो मैं तुम्हें शायद कहीं पीछे छोड़ देता। स्केयर्स सीम्ड अ विजन, लेकिन राइट नाउ अभी ऐसा सोचना, है ना, ऐसी कल्पना करना बहुत ही डिस्टेंट और लॉन्ग अगो वाली बात होगी। तो इसलिए उसको लगता है कि ये ऐसा ड्रीम है, विजन है जो स्केयर्स हार्डली गोइंग टू हैपन, है ना, मुश्किल से ही हो पाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। स्पीकर इज़ क्लियरली कॉन्ट्रास्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड टू हिज ओन वीकनेसेस दैट हैज़ कम अपॉन हिम एज ही हैज़ हिडन। तो वो कह रहा है कि मैं भी कभी कॉमरेड तुम्हारा साथी रहा था ऑफ दाई वॉन्डरिंग ओवर हेवन, जब तुम हेवन आसमान को छूती हुई उड़ती थी, और मैं भी तुम्हारी स्काई स्पीड का मुकाबला कर पाता था। लेकिन आज वो सब कुछ एक विजन की तरह लगता है ना, एक सपना, एक झलक सी है। आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन, अब मैं उसके लिए स्ट्राइव नहीं कर सकता, मेहनत नहीं कर सकता, कोशिश नहीं कर सकता। एज दस विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीव, अ क्लाउड, I fall upon the thorns of life, I bleed. The very important very important lines, I would say. इस पोएम की बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं ये, जहाँ पर वो अपनी हेल्पलेसनेस को, शैले की हेल्पलेसनेस यहाँ दिखाई दे रही है क्लियरली, इसीलिए वो उससे प्रे कर रहा है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि अभी उसे ही इज़ इन सोर नीड, केवल और केवल उसे उसकी हेल्प चाहिए, उसकी मर्सी पे है वो, है ना। तो इसीलिए वो कह रहा है लिफ्ट मी एज अ वेव, अ वीफ, अ क्लाउड, मुझे भी वेव, लीफ और क्लाउड की तरह, जैसे तुम उनको लिफ्ट किया और उनका बेटरमेंट किया है, वैसा तुम मुझे, मेरे साथ भी वही करो। क्यों? क्योंकि जीवन रूपी कांटों पे मैं गिर गया हूँ, उलझ गया हूँ, मेरे शरीर से ब्लड निकल रहा है, तो आई ब्लीड, यानी लाइफ की प्रॉब्लम्स को मैं फेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो लाइफ ने मेरे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स रख दी हैं, तो उस तरह से, तो जैसे ही विंड ने डेड लीव्स को, ऑटम की डेड लीव्स को अपने साथ स्वैप करके ले गई थी, तो वैसे ही वो विंड को कह रहा है कि मेरे लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी थॉर्न्स हैं, उनको निकाल दो। मेरी लाइफ में जो ओल्ड एज और डिकेइंग आ गई है, उनको वो ओवरकम करने के लिए किसकी हेल्प मांग रहा है? वेस्ट विंड की। ओ a heavy weight of ours has changed and bowed, one too like thee, tameless and swift and proud. Now what he misses, अभी जो हमने ऊपर की लाइंस देखी थी और ये वाली लाइंस मिलकर ये पूरा जो पैरा है, एज दस विद दी इन प्रेयर इन माई सो नीड, लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड, our weight of ours has changed and bowed, one too like thee, tameless, swift and proud. तो these lines are very important explanation के लिए। ये अक्सर ये लाइन्स आती हैं क्योंकि यहाँ उसका क्रक्स, पूरी स्टोरी का जो निचोड़ है, पूरी बात जो उसने इतने दिन से कही है, वो ये है कि जो हैवी वेट आवर्स का, समय का जो भारी वज़न है, उसने उसे बांध दिया है, चेन एंड बोर्ड, झुका दिया है, और वो चेन्स में बंधा हुआ है ना, चारों तरफ से चेन्स ने उसे बांध दिया है। जब हम लाइफ सोसाइटी में रहते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं जो हम नहीं करना चाहते। लाइकवाइज उसकी लाइफ पीबी शैले जो है वो भी रेवोल्यूशनरी नेचर का बंदा है, उसे बहुत ही डोमिनेटिंग स्पिरिट है। नेचुरली वो कहीं पर भी सकम नहीं करना चाहता, ही डजंट वांट टू सकम टू एनीथिंग। सकम होता है टू ले डाउन, घुटने टेक देना, हार मान लेना, तो वो ये नहीं चाह रहा है। द स्पीकर सेज दैट द वेट ऑफ ऑल हिज ईयर्स ऑफ लाइफ हैव बोर्ड हिम डाउन, even though he was once like the wind, tameless, swift and proud. ये जो मेन क्वालिटीज़ हैं, these are the qualities of the west wind: tameless, swift and proud.
सिमिलर क्वालिटीज़ वो भी शेयर करता था, वो भी उसमें भी यही करेक्टरिस्टिक्स थे उसके भी. एंड नाउ ही वॉन्ट्स दैट द विंड शुड हेल्प हिम गेट ओवर वो जो भी प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से वो नीचे दब गया है उनसे वो ऊपर उठना चाहता है विंड की हेल्प से. एंड in the 5th canto, what he says, he is begging the west wind to make him his lyre. Make me thy lyre, even as the forest is. Lyre एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, एज़ यू नो. उसको जब हम बजाते हैं तो उसमें से एक अच्छा सा स्वीट सा साउंड निकलता है. तो सिमिलर वे वो क्या चाहता है कि जैसे ये फॉरेस्ट जो है ये क्या काम कर रहा है, फॉरेस्ट का कंपैरिजन उसने लायर से किया है. तो ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको वेस्ट विंड बजाती है. कैसे बजाती है? जब वेस्ट विंड चलती है, बहती है, उसकी मूवमेंट होती है, तो जो ट्री के जो लीव्स हैं उसमें से एक म्यूज़िक क्रिएट होता है. तो सिमिलर वे में वो चाहता है कि वो उसे भी उसी लायर की तरह ट्रीट करे एंड और उसे भी ओवर पार करे, उसे भी कंट्रोल करे, उसे भी असिस्ट करे, उसकी हेल्प करे. व्हाट इफ़ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन. क्या हुआ कि मेरे लीव्स फॉल कर रहे हैं, मीन्स आई एम गोइंग टू, मैं भी ओल्ड एज की तरफ जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू द सेम सिचुएशन जैसा प्लांट्स के साथ हो रहा है. ऑटम में क्या होता है, वो पेड़ जो है उनकी पत्तियाँ जो हैं वो दे आर इन अ फॉलिंग कंडीशन. तो इवन वो भी अपने लाइफ के ऑटम में चल रहा है ना, उसकी लीव्स भी फॉल कर रही हैं. तो जैसे फॉरेस्ट की लीव्स फॉल कर रही हैं, सिमिलर वे में मेरी भी लीव्स फॉल कर रही हैं. एंड यू आर हेल्पिंग दोज लीव्स, देन व्हाई नॉट मी, मेरी भी हेल्प करो. द ट्यूमल्ट ऑफ दाई माइटी हारमोनीज. तो उन वो जो कमोशन, वो ट्यूमल्ट है आपका, आपकी माइटी हारमोनीज़ का. क्योंकि जो हारमोनीज़, जो संगीत उत्पन्न हो रहा है वेस्ट विंड के चलने से, जंगल में जो संगीत उत्पन्न हो रहा है उसका वो पार्ट एंड पार्सल बनना चाहता है, उसका एक हिस्सा बनना चाहता है. तो इसीलिए पोइट कह रहा है हेल्प मी आउट, मेरी भी थोड़ी हेल्प करो. क्योंकि वो ये जानता है इस बात को, शैली जो है इनडायरेक्टली हमें बताने की कोशिश कर रहा है. ही हिमसेल्फ वाज टेमलेस, impetuous and proud of his own rights, proud of his own self. एडोनिस जो उसने पोएम लिखी है वहाँ पर उसने ये बात कही है, that a part like spirit beautiful and swift, a love in desolation marked, a par girt round with weakness. अब यहाँ पर वो प्रे कर रहा है वेस्टविंड से कि मेरी थोड़ी हेल्प करो. वाई? बिकॉज अब जो है वो ओल्ड एज में आ गया है. अब जो है ही कुड बिकम प्रे ऑफ डेथ, ट्रेजिक डेथ भी आ सकती है, अप्रोचिंग डेथ का भी वो सोच रहा है. लाइफ की लवलीनेस जो है वो ख़त्म हो सकती है, लाइक दैट. तो ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही हैं. तो दैट्स वाई तो उसने ये कहा है. तो ये बात वो कहता है, इसीलिए वो कह रहा है मेक मी दाई लायर. तो यहाँ वो लाइफ की जो बर्डन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उससे वो वीक हो गया है. अब लाइफ की जो हार्ड रियलिटीज़ हैं उसके बारे में हमें कब समझ में आता है, व्हेन यू बिकम वीक, है ना. जब हम सशक्त थे तब हमें कोई परवाह नहीं थी, हम मस्त उड़ते थे, भागते थे, दौड़ते थे. बट नहीं, अब लाइफ ने हमें चेन्स में बांध दिया है, हमें बो डाउन कर दिया है. अब हम झुके हुए असहाय से एक जगह बैठ गए हैं. तो रियलिटीज़ ने उसको, रियलिटीज़ हैव पुट हिम डाउन. तो अब वो वेस्टविंड की हेल्प मांग रहा है, उससे प्रे कर रहा है कि जिस तरह से वो फॉरेस्ट में एक म्यूज़िक क्रिएट करती है, हारमोनीज़, वही माइटी हारमोनीज़ उसकी लाइफ में भी वो क्रिएट करे. क्योंकि उसकी लाइफ में भी वही ऑटम आ गया है जो कि फॉरेस्ट में है. तो वो उसकी हेल्प चाह रहा है. द पोएट इम्प्लोर्स द वेस्ट विंड टू इंस्पायर हिम विद इट्स ओन फायर स्पिरिट. बेसिकली इम्प्लोर कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है कि वो जो फायरसनेस, स्पिरिट की फायरसनेस जो कभी उसका एक पार्ट थी, खुद शैली का एक पार्ट थी, बट आज वो वही चीज़ किस में देख रहा है, वेस्ट विंड में देख रहा है. एंड अब वो उसका पार्ट नहीं है बिकॉज ही हैज़ बिकम वीक.
तो वैसा ही वो इम्पैचुअस, स्विफ्ट, प्राउड, जो वैसी वेस्ट विंड है वैसा वो बनना चाहता है, और इसलिए वो उसके अंदर चाहता है कि वो उसके अंदर वही सारी फीलिंग्स को अंदर अप कर दे, उसकी सारी वीकनेसेस को ओवरकम कर सके, ताकि वो, तो यहाँ पर वो उसकी हेल्प चाह रहा है. विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटमनल टोन, स्वीट दो इन सैडनेस, बी दाउ स्पिरिट फायर्स, माई स्पिरिट बी दाउ मी इम्पैचुअस वन. इसलिए वो उससे प्रे कर रहा है, कम विद मी एंड मेक हिम अलाइव. आस्क द विंड टू कम इनटू हिम. वो सारी क्वालिटीज़ जो विंड के पास हैं, वो इम्पैचुअसनेस, वो स्ट्रेंथ सब उसके अंदर डाल दे और उसे फिर से जीवित कर दे. ही इज़ फिज़िकली ही इज़ अलाइव. वो मरा नहीं है, बट वैसे वीकनेस की वजह से वो ऐसा फील कर रहा है एज इफ ही इज़ नॉट अलाइव. एंड मेक हिम अलाइव. अलाइव मीन्स फुल ऑफ लाइफ. This is yet another reference to the wind as a sort of god. In those some religions, Christian religion में तो ये बिलीव होता है that हमें एक री-इनकारनेशन होता है, हमारे को नई लाइफ मिलती है, न्यू लाइफ मिलती है. होली स्पिरिट जो है वो हमारी बॉडी को रिवाइव करते हैं. तो यही बात उसी क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हुए वही हेल्प जो है वो सीख करना की कोशिश कर रहा है विंड से. उसकी जो ओल्ड सेल्फ है उसको तो हटा दिया जाए और उसको एक न्यू बॉडी, सोल, माइंड दे दिया जाए. इसलिए वो कह रहा है, टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटमनल टोन, स्वीट दो इन सैडनेस, बी दाउ स्पिरिट फायर्स. तुम्हारी फायर स्पिरिट को वो शेयर करना चाहता है. माई स्पिरिट बी दाउ मी इम्पैचुअस वन. मेरे अंदर आ जाओ और मुझे भी तुम्हारे जैसा फायर्स बनना है. Like that. Drive my dead thoughts over the universe like withered leaves to quicken a new birth. And by the incantation of this verse, scatter as from an unextinguished hearth's ashes and sparks my words among mankind. Be through my lips to unawakened earth. वो कह रहा है कि जो उसके डेड थॉट्स हैं उनको वो वेस्ट विंड जो है चारों तरफ यूनिवर्स में फैला दे, और उसको, ताकि उसको भी एक नया बर्थ, न्यू बर्थ मिल सके. जैसे कि डेड लीव्स को फैला के न्यू बर्थ उनका हो जाता है, सिमिलर वे में वो उसकी हेल्प चाहता है ताकि उसका रीबर्थ हो सके, उसका न्यू बर्थ हो सके. एंड स्कैटर एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ. आपने देखा होगा कि जब हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं उसके अंदर राख बच जाती है और हवा चलने से क्या होता है, वो सब तरफ स्कैटर हो जाती है. तो उसी तरह से वो चाहता है कि उसके थॉट्स को, उसके व्यूज़ को चारों तरफ स्कैटर कर दे ये वेस्ट विंड. एशेज़ एंड स्पार्क्स. जो एशेज़ और स्पार्क्स उसके वर्ड्स में, उसकी पोइट्री में है, वो मैनकाइंड तक पहुंच जाए. बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकन्ड अर्थ, है ना. ही वॉन्ट्स द विंड टू स्कैटर हिज थॉट्स. उसके थॉट्स को कैसे स्कैटर करे, जैसे वो एशेज़ और स्पार्क्स को स्कैटर कर देती है. उसके वर्ड्स जो हैं वो एक फायर, एक ज़ील, है ना, एक एंथुजियाज्म पैदा करेंगे मैनकाइंड में, क्योंकि मैनकाइंड जो है अनअवेकन्ड अर्थ को, ताकि वो उसे जगा दे, उन स्लीपिंग अर्थ को वो जगाने के लिए प्रे कर रहा है. किसे प्रे कर रहा है? वेस्ट विंड की हेल्प चाह रहा है ना. तो जैसे वेस्ट विंड जो है एक मैजिशियन की तरह अपना मैजिक स्पेल स्कैटर करते हुए विंग्स के साथ, है ना, उन विंग चैरियट के साथ में विंग सीड्स को ले गई और उनको उनकी बेटरमेंट में उनकी हेल्प की, नए प्लांट्स में को ग्रो करने में हेल्प की. लाइक दैट से. एंड हेयर कम्स द लास्ट 2 लाइन which works as a prophecy, है ना. प्रोफेसी समझते हो? भविष्य की भविष्यवाणी करना, आगे आने वाला समय बहुत अच्छा होगा. द प्ले पोएम एंड्स विद ऑन अ नोट ऑफ होप, ऑप्टिमिज्म. बहुत ऑप्टिमिस्टिक है वो. राइट, ही सेज द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड. इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन. नो, अगर विंटर आ रहा है तो स्प्रिंग तो पीछे पीछे आनी ही है. इट इज़ बट नेचुरल. वो तो सबको मालूम है, उसके साथ जुड़ी हुई है.
उससे हम डिनाई नहीं कर सकते. द मैसेज ऑफ द पोएट इज़ इफ़ इट इज़ विंटर टुडे स्प्रिंग विल फॉलो. कोर्स ऑफ टाइम में स्प्रिंग जो है उसको फॉलो करते हुए आएगी. तो वॉट ही बिलीव्स, वॉट ही वॉन्ट्स, ये जो लास्ट है ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी, एक ट्रम्पेट एक बिगुल बजाना चाहता है वो थ्रू द हेल्प ऑफ दिस विंड. उसके इस ट्रम्पेट के थ्रू वो क्या भविष्यवाणी करना चाहता है कि ये समाज, ये दुनिया उसके विचारों को आज नहीं मान रही है, लेकिन एक टाइम आएगा व्हेन दे विल रियलाइज़, और वो एक नया चेंज जो है सोसाइटी में आएगा. तो ही इज़ ऑप्टिमिस्टिक टूवर्ड्स लाइफ. ही बिलीव्स इन सोशल चेंज. ओल्ड कॉन्सेप्ट जो है लाइफ का वो रिप्लेस हो जाएगा, एक न्यू कॉन्सेप्ट, एक न्यू लाइफ जो है वो आ जाएगी. एंड शैली वॉन्ट्स दिस. इसीलिए वो वेस्ट विंड से हेल्प चाह रहा है कि वो इस दुनिया को उसकी इग्नोरेंस से शेक करके जगा दे और उसकी हेल्प करे इस प्रोफेसी को फैलाने में. ये प्रोफेसी क्या है? ऑफ अ बेटर वर्ल्ड. दैट इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड. ही स्पेशली रेफरिंग टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज द बाइबल डिस्क्राइब्स. दोनों तरह की प्रोफेसी है. एक प्रोफेसी तो ये है कि आप चेंज को नहीं रोक सकते, समाज में बदलाव आएगा, निश्चित तौर पर आएगा. एंड प्रिसाइसली वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, स्पेसिफिक है वो इस बात को लेकर. विंड जो है, क्योंकि वो विंड को गॉड की तरह प्रे कर रहा है उससे कि वो इस ट्रम्पेट को बजा के ये प्रोफेसी, ये आकाशवाणी, ये घोषणा, ये भविष्यवाणी कर दे, जैसा कि बाइबल में भी ऐसा कहा गया है. ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी इज ब्लोन. क्राइस्ट इज़ बिलीव टू रिटर्न टू द अर्थ टू जज द इनहेबिटेंट्स. ऐसा क्राइस्ट के इनकारनेशन की भी बात हुई थी जब उनको क्रॉस पे लटका दिया गया था. ऐसा माना था कि 1 या 2 दिन बाद जो है ड्रीम देखा था कुछ लोगों ने कि क्राइस्ट जो है वो रिवाइव हो गए, उनका रीबर्थ हो गया है, वो फिर से आ गए हैं. सो उसी बिलीफ को यहाँ पर वो दोहरा रहा है. स्पीकर आस्क्ड द विंड टू ब्लो दैट ट्रम्पेट, क्योंकि विंड जो है वो पावरफुल है ना. प्राउड, टेम, स्विफ्ट, अनटेम्ड, नॉट टेम्ड. सो व्हाट ही सेज इज दैट would make sense if this was the speaker's own personal trumpet, marking the end of his life. तो यहाँ पर he wants the wind to blow this trumpet, क्योंकि ये जो लास्ट की 2 lines हैं, this brings this ode to an end, है ना. वेस्ट विंड का ये जो ओड है, ओड टू द वेस्ट विंड, इसकी जो क्लोजिंग लाइंस हैं जो कि एक प्रोफेसी लिए हुए हैं, एक होप ऑफ अ बेटर वर्ल्ड की बात वो कर रहा है. दैट्स वाई वो वेस्ट विंड से बैक कर रहा है कि to take him away in death. He says, if winter comes, can spring be far behind? This reveals his hope that there is an afterlife on him. है ना. जैसे विंटर आएगा तो स्प्रिंग आता है, वैसे ही उसकी ये जो ह्यूमन बॉडी अगर उसने छोड़ दी, उसकी डेथ के बाद में उसको एक आफ्टर लाइफ मिलेगी. इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, एंड ही डेस्परेटली होप्स दैट ही माइट लीव बिहाइंड हिज डाइंग बॉडी एंड एंटर इनटू अ न्यू लाइफ आफ्टर हिज डेथ. सो दिस कम्स टू एन एंड ऑफ दिस पोएम. आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी. आई हैव ट्राइड टू मेड इट क्लियर. सारे मैंने आपको PDFs बना के इसलिए ही दे रही हूँ साथ के साथ, ताकि जो चीज़ें आप भूल जाओ इनको एक बार पढ़ के रिवाइज़ करके आप फिर से कर सको. थैंक यू सो मच.